हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को स्टडी करेंगे। नॉर्मेलिटी को मोलरिटी पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है? मोलरिटी का जो आपने डिफिनेशन पढ़ा था उसमें मैंने क्या लिखा था? द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 liter of solution। और नॉर्मेलिटी में क्या है? मोल के प्लेस पर हमें यूज करना है ग्राम इक्विवेलेंट को। जहां मोल आता है मोलरिटी में, वहां पर यहां यूज करेंगे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट। बाकी लाइंस मोलरिटी के तरह ही होगा। इसलिए नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन होगा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल के प्लेस पर यहां क्या यूज करें? ग्राम इक्विवेलेंट। बस इतना तो माइंड में रखना है कि मोलरिटी में मोल यूज होता है और नॉर्मेलिटी में उसके प्लेस पर ग्राम इक्विवेलेंट यूज होता है। फिर आगे का लाइन बिल्कुल मोलरिटी के तरह ही है। तो नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन हो गया द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड देयर नॉर्मेलिटी। It is denoted by capital N. Mathematically, normality equal to क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलरिटी में क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पर क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन भी इन लीटर। क्लियर? चूंकि नॉर्मेलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पर। और जो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है वह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसलिए लिखे बच्चों इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी में भी आती है, नॉर्मेलिटी में भी आती है। इसलिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी सूत्र होता है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए यहां लीटर यूज करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम लोग सिंपली बच्चों नॉर्मल भी बोल सकते हैं, एन। जैसे मोल पर लीटर को कैपिटल एम डिनोट करते हैं, मोल पर केजी को स्मॉल एम डिनोट करते हैं। उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को डिनोट करेंगे बच्चों किससे? कैपिटल एन से, जिसको पढ़ेंगे नॉर्मल। अब यह सवाल है कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोल में डिवाइड होता है मोलर मास से। तो ग्राम इक्विवेलेंट में बच्चों डिवाइड होता है इक्विवेलेंट वेट से। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट, अर्थात W अपॉन E। जहां W हुआ गिवन वेट और E हुआ इक्विवेलेंट वेट। तो मोल का फॉर्मूला होता है बच्चों W/M,
ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों W/E। क्लियर? अब अगर हम फॉर्मूला आगे बढ़ाएं तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, देखो ग्राम इक्विवेलेंट है यहां, तो ग्राम इक्विवेलेंट के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? W/E। तो ग्राम इक्विवेलेंट के स्थान पर बच्चों ने यहां पुट कर दी W/E। इंटू क्या रह गया यहां? 1/V। तो W/E इंटू 1/V इन लीटर। अब डिस्टिंग्विश करो, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? W/M इंटू 1/V। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? W/E इंटू 1/V। तो मोलरिटी में E के प्लेस पर M आता है और नॉर्मलिटी में M के प्लेस पर E आ जाती है, बाकी सारा टर्म्स सेम है। एक बार फाइंड कर लो, मोलरिटी का फॉर्मूला W/M इंटू 1/V और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला W/E इंटू 1/V इन लीटर। W क्या हुआ बच्चों? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में जो सॉल्यूट का मास दिया जाएगा वो W के प्लेस पर बैठेगा। E क्या हुआ बच्चों? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यही एक जगह हमें क्वेश्चन बनाने से रोक रहा है। अब हमें सीखना पड़ेगा कि सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। और जिस वीडियो में हम लोग ये सीख जाएंगे कि सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट इस तरह से निकलता है, तो नॉर्मलिटी का प्रॉब्लम बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो E हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग आगे के क्लासेस में निकालने के लिए इसको सीखेंगे। V हुआ बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, सूत्र माइंड में आ गया। मोलरिटी का भी आ गया, नॉर्मलिटी का भी। मोलरिटी में क्या होता है? W/M इंटू 1/V इन लीटर। और नॉर्मलिटी में बच्चों W/E इंटू 1/V इन लीटर। जहां मोलरिटी में M कहलाता है मोलर मास, उसी तरह नॉर्मलिटी में यहां E कहलाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का समतुल्य भार, जो निकालने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा। N मीन्स 1N, यानी यहां N का मान 1 हुआ। जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना हो 1, वो कहलाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना हो हाफ, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1/10 हो, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1/100 हो, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1/1000 हो, वह कहलाएगा बच्चों मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर? जो केसेस मोलरिटी के लिए हमने आपको बताया, सेम वही केसेस नॉर्मलिटी के लिए भी होगा। केवल वहां लेटर यूज करते थे M और यहां लेटर यूज करेंगे N। जैसे ये कोई हमारा सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉल्यूशन बना के रख दी और इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हम मान लिए बच्चों N1 और वॉल्यूम मान लिए बच्चों V1। इस सॉल्यूशन का सांद्रण N1 और वॉल्यूम V1। अब आपने क्या करा? इस सॉल्यूशन में बाहर से क्या डाला? वाटर। जैसे ही आप बाहर से सॉल्यूशन में वाटर डालेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। और जब आप पानी डाले तो जितना पानी डालेंगे उतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो आपने मान ली तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम
V1 से चेंज होकर हो गया कितना बच्चों, V2। क्लियर? बाहर से पानी डालेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज होगा, तो V1 से चेंज होकर हो गया V2 आफ्टर डाइल्यूशन। और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, तो डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी हो गया बच्चों N1 से चेंज होकर हो गया कितना, N2। क्लियर? तो आफ्टर डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हो गया N1 से चेंज होकर N2, वॉल्यूम V1 से चेंज होकर हो गया V2। अब हमें पूछ रहा है कि डाइल्यूशन के बाद अब उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या होगा, N2 इक्वल टू व्हाट? तो ये मोलिटी वाला जैसा लगेगा, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल आपस में इक्वल होता है, तो N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N1 इंटू V1 अपॉन V2। N1 हमें दिया रहेगा, V1 भी दिया रहेगा, V2 भी दिया रहेगा, तो N2 हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? फुली क्लियर? अब हम लोग आते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस का केस। मोलिटी में भी एक केस बताए थे, सेम वही केस नॉर्मेलिटी के लिए भी होगा। टू सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, दो सॉल्यूशंस है अलग अलग बीकर में। अब उन दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या करा, मिक्स्ड कर दिया। तो जब टू सॉल्यूशंस को हमने मिक्स्ड कर दी, तो मिक्सिंग के बाद अब उस सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलिटी क्या होगा? तो मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशन को यह मिक्स्ड करना है। पहला केस है इसका, बोथ सॉल्यूशंस कंटेन सेम सॉल्यूट। टू सॉल्यूशंस है, जो सॉल्यूट इसमें डिजोल्व है वही सॉल्यूट इसमें भी डिजोल्व। अगर इसमें एसिड घुला हुआ है तो सपोज इसमें भी एसिड ही घुला हुआ है, इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट को कंटेन कर रहा है। अगर दो सॉल्यूशंस हो उसमें सेम सॉल्यूट डिजोल्व हो, अब उन दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स्ड कर दिया जाए तो अब उस मिक्सर सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलिटी क्या होगा? उसके लिए हमने आपको मोलिटी में बताया था कि वही केस यहां भी होगा, केवल M की जगह N लिख देना है। तो पहला सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N1 मान लेना है, वॉल्यूम V1 मान लेना है। सेकेंड सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N2 मान लेना, वॉल्यूम V2 मान लेना है। दोनों में सेम सॉल्यूट घुला हुआ है। अब उन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए। आफ्टर मिक्सिंग अब सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलिटी क्या होगा? ये सूत्र लगेगा मोलिटी के तरह ही, N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2। जब दो सॉल्यूशन मिक्स्ड होगा तो मिक्सर के बाद उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, V1 प्लस V2। N रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये सारा चीज आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। N रिजल्टेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अगर बोथ सॉल्यूशंस कंटेन डिफरेंट सॉल्यूट्स, टू सॉल्यूशंस है, सपोज इसमें एसिड डिजोल्व है और इसमें बेस डिजोल्व है, इसका मतलब दो सॉल्यूशंस है लेकिन दोनों में अलग अलग सॉल्यूट घुला हुआ है, डिजोल्व है। तो अगर दो सॉल्यूशंस डिफरेंट सॉल्यूट को कंटेन करे, उन सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स्ड कर दें तब रिजल्टेंट मोलिटी क्या होगा? तब यहां प्लस की जगह पर केवल क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। जहां
सेम सोल्यूट के केस में प्लस, वही डिफरेंट सोल्यूट के केस में माइनस हो जाता है। हो जाएगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वॉल्यूम तो हमेशा ऐड होगा, चाहे सेम सोल्यूट हो चाहे डिफरेंट सोल्यूट हो। जब भी टू सॉल्यूशन मिक्स्ड होगा तो उसका वॉल्यूम हमेशा ऐड ही होगा, इसलिए यहां भी होगा बच्चों V1 प्लस V2। सेम मोलरिटी की तरह है। इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे मोलरिटी में। ओके, ये थी नॉर्मलिटी की कहानी। अब नॉर्मलिटी निकालने में हम लोगों को W गिवन वेट वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। जिस तरह मोलरिटी निकालने में मोलर मास की जरूरत पड़ती है तो मोलर मास हम लोग खुद ही प्रेडिक्ट करते हैं ना, उसी तरह बच्चों नॉर्मलिटी निकालने में इक्विवेलेंट वेट को हम लोगों को खुद ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट को कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। सॉल्यूट एसिड्स भी हो सकती है, सॉल्यूट बेस भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉल्ट भी हो सकता है। तो हम लोगों को बारी बारी से बच्चों एसिड, बेस और सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए सीखना पड़ेगा। ओके, जब इक्विवेलेंट वेट को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग सीख जाएंगे तब नॉर्मलिटी को इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि W मालूम ही रहेगा, V मालूम ही रहेगा, E हम लोग खुद से निकाल लेंगे, तो W, E, V सब मालूम, तो नॉर्मलिटी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ और भी बताते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इक्विवेलेंट वेट को प्रेडिक्ट करने के लिए पहले कुछ जानकारी लेनी है एसिड्स के बारे में। वैसे तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं एसिड के, वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करे वह कहलाता है बच्चों एसिड। क्लियर? किस आयन को रिप्लेस करे? हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता हो वैसे सब्सटेंसेस कहलाता है बच्चों एसिड। एसिड में यहां हम 2 टाइप्स का लिखे, हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा और ऑक्सी, देखो नाम से पता चलता है, हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो। तो हाइड्रा एसिड कहेंगे बच्चों एन एसिड दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन। वैसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, केवल उसमें हाइड्रोजन हो और उसके साथ कोई ना कोई हैलोजन एटम हो, वो कहलाएगा हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड अगर नाम है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो जिस एसिड में ऑक्सीजन ना हो वही कहलाता बच्चों हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स में, क्योंकि नाम हाइड्रा, हाइड्रा मीन हाइड्रोजन, तो हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही, उसके अलावे उसके साथ कोई ना कोई क्या होगा बच्चों, हैलोजन एसिड्स होगा, लाइक Cl, Br,
आई, ये सब कोई हेलोजन एसिड्स होगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। यहां देखो बच्चों, इसमें किसी में भी ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन नहीं है। इसमें क्या हाइड्रोजन है और उसके साथ कोई न कोई हेलोजन एटम है या कोई सूडो हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम हो या कोई अदर एलिमेंट हो, बट ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया सारा का सारा बच्चों हाइड्रा एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स क्या? ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन तो होगा ही, सॉरी ऑक्सीजन तो होगा ही। एन एसिड दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सी एसिड्स में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, तब तो नाम है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। तो जो एसिड ऑक्सीजन को कंटेन करता वो हो गया ऑक्सी एसिड्स, और जो ऑक्सीजन को कंटेन नहीं करता वो हो गया हाइड्रा एसिड्स। अब ये जानना है कि जो ऑक्सी एसिड कंपाउंड होता है उसमें ऑक्सीजन के अलावे और क्या क्या होता है। इट इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी होगा इसमें, ऑक्सीजन एंड एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट। ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन तो होगा ही, उसके अलावे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए, कम से कम एक भी। तो हाइड्रा एसिड्स में हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। और ऑक्सी एसिड्स में क्या? ऑक्सीजन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और इन दोनों के अलावे बच्चों कोई अदर एलिमेंट भी होना चाहिए, कम से कम एक भी अदर एलिमेंट होना अनिवार्य है। क्लियर? विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू ऑक्सीजन। और ऑक्सी एसिड में जितना भी हाइड्रोजन एटम होगा उसमें से कम एक हाइड्रोजन अवश्य ही ऑक्सीजन से बॉन्ड होना चाहिए, मीन्स जुड़ा होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सी एसिड में अगर 3 हाइड्रोजन है तो तीनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है अगर ऑक्सी एसिड में 3 हाइड्रोजन है उसमें 2 ही ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो मेरा यह कहना है कि जितना भी हाइड्रोजन हो ऑक्सी एसिड्स में, उसमें से कम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए। विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू ऑक्सीजन दैट कैन डिसोसिएट टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन कैटायन एंड द एनायन ऑफ द एसिड। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा वही हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन कैटायन का निर्माण करेगा। यानी ऑक्सी एसिड में वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो? ऑक्सीजन से जुड़ा हो। अगर 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन केवल ऑक्सीजन से जुड़ा है तो केवल वही हाइड्रोजन ही डिसोसिएट होकर एसिड से अलग होगा जो कि ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो ऑक्सी एसिड में कौन हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर अलग होता है? जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है किससे बच्चों? ऑक्सीजन से। जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा वो सारा का सारा हाइड्रोजन एसिड से क्या होगा? टूटकर अलग हो जाता है। इसलिए आपने लिखा विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू ऑक्सीजन दैट कैन डिसोसिएट
जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाउंड है वह डिसोसिएट होकर प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन कैटायन का, वो H वहां से अलग होगा H+ के रूप में, और रेस्ट पार्ट जो बचेगा वो एसिड का कौन पार्ट होगा बच्चों, एनायन पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। अब एग्जांपल देखो, आपने भी जाना कि ऑक्सी एसिड्स में कौन कौन एलिमेंट होता है, बोलो। ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, और इन दोनों के अलावे कोई अदर एलिमेंट भी होना चाहिए। देखो इन सभी में देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा अदर एलिमेंट के रूप में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अलग एलिमेंट के रूप में सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अलग एलिमेंट के रूप में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अनदर एलिमेंट के रूप में फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अनदर एलिमेंट के रूप में फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अनदर एलिमेंट के रूप में कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। सभी में देखो, सभी में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और इनके अलावे कोई ना कोई अदर एलिमेंट भी मौजूद है। ये सारा का सारा एग्जांपल्स हुआ बच्चों ऑक्सी एसिड्स का। क्लियर? अब जैसे नाइट्रिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, इसमें कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 1। यह जो एक हाइड्रोजन है वह जुड़ा हुआ बच्चों किससे, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इसे HNO3। देखो यह जो एक हाइड्रोजन है बच्चों वह किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ा है H, वही H टूटकर अलग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन से ज्यादा निगेटिविटी किसका होता है बच्चों, ऑक्सीजन का। ये बॉन्ड टूटकर O की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि O का निगेटिविटी ज्यादा है, जिसका निगेटिविटी ज्यादा होता है बॉन्ड वही अट्रैक्ट करता है। ये बॉन्ड को गेन किया तो माइनस, और H बॉन्ड को लॉस किया तो प्लस। देखो H+ यहां से रिप्लेस हो गया। तो ऑक्सी एसिड में ध्यान रखना है वही H केवल रिप्लेस होगा एसिड से जो H जुड़ा होगा किससे बच्चों, ऑक्सीजन से, वही H डिसोसिएट होकर अलग होता है। अब देखो ये H+ अलग हो गया, रेस्ट पार्ट ये बच गया मेरा N1 2 3 O3 माइनस NO3 माइनस। इसलिए मैंने यहां दिखाया बच्चों HNO3 में एक H अलग हुआ क्योंकि वो H कनेक्ट था किससे, ऑक्सीजन से, वो उससे हट गया H+ के रूप में कैटायन। रेस्ट पार्ट मेरा बच गया नाइट्रेट आयन जो मेरा है बच्चों एनायन। दोनों समझ गए क्लियरली? बोलो हाइड्रा एसिड में कौन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रा एसिड में कौन सा चीज एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन होगा और कोई दूसरा एलिमेंट होगा। ऑक्सी एसिड्स में कौन कौन एलिमेंट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन भी होगा ऑक्सी एसिड में, ऑक्सीजन भी होगा, और इन दो के अलावे कोई अनदर एलिमेंट भी होना चाहिए। ऑक्सी एसिड किस H को रिप्लेस करता है, बोलो? तो ऑक्सी एसिड उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाउंड रहता है, जुड़ा रहता है, वही H केवल कैटायन के रूप में रिप्लेस होगा। और जो H ऑक्सीजन से कनेक्ट नहीं होगा ऑक्सी एसिड में, वो H रिप्लेस नहीं होगा। बस ऑक्सी एसिड सामने में होगा, स्ट्रक्चर के द्वारा देख लेंगे इसमें कौन कौन H O से जुड़ा है, वो सारा H+ के रूप में रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? तो HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें एक H है और वो H किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से, तो ये H क्या होगा बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा H+ के रूप में। एसिड का रेस्ट पार्ट क्या बच जाएगा, NO3 माइनस। ये दो भाग में टूट गया, कैटायन में और एनायन में। चलिए मजा आया?
हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड को आसानी से समझ गए, फुल्ली क्लियर्ड। चलिए, जो भी बताएंगे पूरा ओपन स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। अब इस एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब ले लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में एसिड, बेस और सॉल्ट का बारी बारी से इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद नॉर्मेलिटी का सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर and bye.